जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी टेस्ट सीरीज़ स्टेप बाय स्टेप चल रही है। कभी कभी क्लासेस जो हैं धीमी कर दे जा रही हैं। धीमी गति से देने का उद्देश्य एकमात्र बस इतना है कि अगर आपको लगातार कंटेंट मिलेंगे, लगातार टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, तो आप क्या करोगे, उसको बेहतर तरीके से तैयार नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको गैप करके दिया जा रहा है ताकि जितने प्रश्न दिए गए हैं उसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, याद कर लें। इसलिए उनको थोड़ा सा धीमी गति से देने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें टेस्ट सीरीज़ बनाने में कोई दिक्कत है। हम टेस्ट सीरीज़ एक दिन में पूरे सब्जेक्ट का बना के दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपके पास बल्क में स्टडी मटेरियल आ जाएगा। टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा संख्या में, भारी मात्रा में आ जाने के कारण आप वो जो में पड़ जाओगे कि हम उसे किस हिसाब से पढ़ें। इसलिए थोड़ी सी धीमी गति से आपको देने का प्रयास है और हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो। इसलिए प्रश्नों का जो सम्मिश्रण है इस तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, कोई तथ्य रह न जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये बता दें कि ये जो विषय है व्याधि विज्ञान उपचार का, यही फार्मासिस्टों को रोग परिचय एवं चिकित्सा के नाम से बताया जाता है। विषय में टॉपिक की समानता है, लगभग जो विषय है वह कुछ टॉपिक जो है इनमें लगभग समान है। आप व्याधि विज्ञान कहिए या रोग कहिए, व्याधि को ही रोग भी कहा गया, तो फार्मासिस्ट पढ़ते हैं रोग परिचय एवं चिकित्सा, और जो उपचारिकाएं हैं, जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स है, वो पढ़ते हैं व्याधि विज्ञान और उपचार। तो इस टेस्ट सीरीज़ में, जो कि तीसरी टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें हम आपके जो 50 प्रश्न हैं उनके एक्सप्लेनेशन को देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो है इम्पोर्टेंट है, कह दें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता का ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इससे आपका बस नुकसान हो जाएगा। जैसे उनको ये लगता है कि जो टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है वो कहीं से भी उठा करके किसी भी तरीके से दे दिया जा रहा है, उसका कोई अलग तरीके से आकलन नहीं किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो आपको सटीकता के आधार पर दिए जाते हैं, उनको एक अलग तरीके से पृथक किया जाता है, टॉपिक वाइज इन्वॉल्व करते हैं हम टेस्ट में, तब जा कर के आपको वो टेस्ट दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा बुद्धिमान हो तो टेस्ट के प्रश्न में अच्छे अंक हासिल करके दिखाइए। इस टेस्ट सीरीज़ में आपका अगर अच्छा अंक आता है, 50 प्रश्न है, 25 नंबर के हैं, अगर 25 में 25 आता है तब आप समझिएगा कि कुछ लायक हो, नहीं तो अन्यथा आपको पता ही है लायक का विलोम क्या होगा, उस हिसाब से अपने आप को समझ सकते हैं। कुछ ऐसी छात्राएं हैं जो पढ़ाई तो कर रही हैं लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि टॉपिक को किस तरीके से हम समझेंगे और किस तरह से उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि वो उसमें कंफ्यूज हो जा रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक छात्र हैं, उनका ये कहना है कि बुद्धि 5 प्रकार की है, जबकि इसमें बुद्धि के प्रकार वो अपने तरीके से समझ रही हैं। तो यहाँ पे व्याधि विज्ञान उपचार में बुद्धि का कोई विकल्प ही नहीं है, बुद्धि दिया ही नहीं गया है। आपको दिया गया है बुद्धिनेन्द्रिय। तो बुद्धिनेन्द्रिय का मतलब ये हुआ कि जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनका अन्यत्र नाम जो है बुद्धिनेन्द्रिय कहा जाता है। तो बुद्धिनेन्द्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं, समझ लीजिए। और परीक्षाओं में जहाँ तक कोशिश होगी एग्जामिनर की, वो ऐसे प्रश्न तय करेंगे जो ज़्यादातर पर्याय रूप हों ताकि आप उसको न समझ पाएँ। तो बुद्धिनेन्द्रिय 5 ही होते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं उसी तरह से बुद्धिनेन्द्रिय होती हैं। स्पर्शन के लिए त्वचा होती है, और जैसे दर्शन के लिए चक्षु होते हैं, और जो स्वर है श्रवण के लिए कर्ण होते हैं। इसी तरह से जिह्वा जो होती है रस के स्वाद के लिए होती है। तो इसी तरह से जो आपकी त्वचा है वो महसूस करने के लिए होती है, त्वक जिसको हम कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 5 तरह की जो ज्ञानेंद्रिय हैं उसे बुद्धिनेन्द्रिय भी कहा गया है, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, जब हम सीरीज में अंदर जाएंगे तो फिर देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, आप अगर देखें तो पहले प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है, इनमें से किसके द्वारा औषधि के हानिकारक गुणकर्म कम हो जाते हैं। किनके द्वारा औषधि के हानिकारक गुण कर्म कम हो जाते हैं। तो आपको कई बार बताया गया है कि जो अनुपान है, क्या है, अनुपान। तो अनुपान का मतलब ऐसा, जो अणु का मतलब औषधि होता है, अणु के साथ मतलब औषधि के साथ जो पान किया जाए, मतलब कि पिया जाए, जो औषधि के साथ पिया जाता है, जो औषधि के साथ पिया जाता है उसे ही हम अनुपान कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इनमें से किसके द्वारा औषधि के हानिकारक गुणकर्म कम हो जाते हैं।
अगर कोई ऐसी औषध द्रव्य है जिनमें हानिकारक गुण कर्म है, तो यदि हम अनुपान के साथ उसे लें तो उसके हानिकारक गुण कर्म कम हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अनुपान कहते हैं। ठीक है, इस तरह भी कहा जाता है अनुसह पीयते इति अनुपानम, ऐसा सूत्र है। कहने का मतलब यह है कि जो अणु के साथ पीने में प्रयोग में लिया जाए उसे हम अनुपान कहते हैं। तो पहला प्रश्न ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अभी जो हमने सूत्र कहा वो यहाँ पे दिया भी है, कह रहा अनुशः पश्चात वा पीयते इति अनुपान, या अनुशः पीयते इति अनुपानन। तो मतलब कह रहा है कि अनुशः पश्चात वा पीयते इति अनुपान, तो मतलब अणु के बाद जो हम चीज़ पी रहे हैं उसे अनुपान कहते हैं। अणु के बाद या अणु के साथ भी लेंगे तो उसे हम अनुपान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, अनुपानम। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको समझाया जाता है कोशिश ये किया जाता है कि आपके डाउट्स जो हैं लगभग क्लियर हो जाए, लेकिन अभी भी मतलब कि अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं किसी भी प्रश्न को लेकर के तो उसको चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए और हमसे पूछ लीजिए, ताकि आप डाउटफुल ना रहें, आपके सारे जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर किया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिस औषधि के साथ अनुपान का उल्लेख ना हो। कई बार हम बता चुके हैं आयुर्वेदिक औषधि जो है ज़्यादातर किस पर कारगर होती है, जब तक अनुपान सही नहीं लेंगे किसी औषधि का उसके साथ वो कारगर होगी, अगर गलत अनुपान लेंगे तो कारगर नहीं होगा। तो जहाँ पे अनुपान का उल्लेख न हो तो वहाँ पे आंख बंद करके आपको टिक लगाना है जल। तो जहाँ पे अनुपान का उल्लेख हो ही ना हो वहाँ पे हम जल का प्रयोग कर सकते हैं दवा लेने के लिए, औषधि लेने के लिए, और ये आयुर्वेद औषधि के बारे में बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अनुपान से औषध द्रव्य शरीर के किन स्थानों में शीघ्रता से पहुंच जाता है। ठीक है, तो शरीर का जो सूक्ष्मतम स्थान होता है जहाँ पर दवाई नहीं भी पहुँच सकती है, अगर हम उसे अनुपान के साथ लें तो वह जो है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो कहाँ पे पहुँचता है, सूक्ष्मतम स्रोतों में, मतलब कि जो छोटी जगह है जो अति सूक्ष्म है वहाँ पे भी दवा जो है अनुपान की सहायता से पहुँच जाता है। और आपको बता दें कि अनुपान कभी भी द्रव रूप में ही होता है। कैसा होता है, द्रव रूप में। तो अनुपान में सबसे ज़्यादा अनुपान जो प्रयोग में लिया जाता है उसमें जल का प्रयोग ज़्यादातर होता है। और जल अगर हम गर्म जल का प्रयोग करें तो उसे हम कहते हैं उष्णोदक। क्या कहते हैं, उष्णोदक। तो उष्णोदक का मतलब गर्म पानी, तो मतलब कहीं जगह उष्णोदक का भी उल्लेख मिल जाएगा आपको। तो अनुपान से औषध द्रव्य शरीर के किन स्थानों में शीघ्रता से पहुंच जाता है, तो वह स्थान है सूक्ष्मतम स्रोत। ठीक है, अगला प्रश्न, कामला रोग कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो कामला रोग जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, एक जो है कोष्ठगत होता है और एक जो है शाखागत होता है। तो कोष्ठगत जो ज़्यादातर हमारे कोष्ठों को, कोष्ठांगों को प्रभावित करता है, और शाखागत जो हमारी शाखाओं मतलब कि हाथ पैर के जो पार्ट हैं, शरीर विशेष के पार्ट जो हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसलिए कामला, और कामला किसे कहते हैं, कामला क्या है, कामला बोला जाता है पिलिया को। पिलिया को हम क्या बोलते हैं, कामला। देखिए जब व्याधि की बात आए संस्कृत में नाम उनका याद होना, कंठस्थ होना जरूरी है। ठीक है, और अगर नहीं जरूरी रहता तो फिर आपको इस तरह से नहीं दिया जाता। जरूरी है तो आप किसी तरह भी उसे याद करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए कह रहा है कामला कैसा रोग है, वातिक है, श्लेष्मिक है, पैतिक है, सभी है। तो कामला है पैतिक रोग है। कैसा है, पैतिक रोग। पैतिक का मतलब जब कामला होता है तो ये पित्त के कारण होता है, बढ़े हुए पित्त के कारण, या यह होता है तो शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। हम क्या कह रहे थे कि व्याधियों का आपको संस्कृत नाम होना, याद होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कुछ सामान्य नाम हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर पांडु पूछा जाए तो पांडु का मतलब होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया। पांडु एनीमिया को कहते हैं। हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो रक्ताल्पता होता है। रक्ताल्पता मतलब खून की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम बोलते हैं पांडु रोग। छर्दी अगर बोले तो छर्दी का मतलब होता है वमन, और वमन किसे हम कह रहे हैं, उल्टी को। ठीक है, उल्टी। उसी तरह से पिपासा है, पिपासा किसे बोला जा रहा है, प्यास को। ऐसी प्यास जिसमें गला नहीं सूख रहा है,
लेकिन चरक ने बोला है कि पिपासा में भी गला सूखता है चरक के अनुसार। तृष्णा, ये भी प्यास ही है, और ये प्यास ऐसी जिसमें कंठ और गला जो है सूख जाता है, उसे हम पिपासा या तृष्णा कहते हैं। तृष्णा में भी गला सूखता है, ठीक है। उसी तरह अरुचि, अरुचि का मतलब यदि खाने का मन न हो, खाने का मन न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अरुचि कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अरुचि की बाद अगर हम देखें तो दाह होता है। दाह का मतलब जलन, इन्फ्लेमेशन अगर है तो उसे हम कहते हैं दाह। इस तरह की व्याधियां जो हैं आती हैं। अब इतना हो गया, और अगर हम चाहें तो और भी कुछ व्याधियों को याद कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो नोट कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में कहीं भी देखें तो एक ही बार में पता चल जाए कि क्या क्या कौन सी व्याधि होती है। अगला देखते हैं। उसी तरह से और देखें, अगर श्रम आ जाए तो इसे हम कहते हैं थकान, ठीक है। श्रम को क्या कह रहे हैं, थकान कह रहे हैं। ज्वर आपको पता ही है, ज्वर बुखार को कहते हैं। अतिसार, अतिसार किसे कह रहे हैं हम, डायरिया को, ठीक है। अतिसार किसे कहते हैं, डायरिया को। प्रवाहिका, प्रवाहिका किसे कहते हैं, लूज मोशन को। प्रवाहिका किसे कहा जा रहा है, लूज मोशन, या पेचिस को भी हम कह सकते हैं। पेचिस या लूज मोशन को हम प्रवाहिका कहते हैं। लूज मोशन आप समझ सकते हैं, जिसमें मल की बारंबारता होती है, उसे हम प्रवाहिका कहते हैं। मल की बारंबारता को हम क्या कहते हैं, प्रवाहिका कहते हैं, ठीक है। उसी तरह यक्ष्मा अगर बोला जाए तो यक्ष्मा किसे कहते हैं, टीबी को। और राजयक्ष्मा अगर बोला जाए, राजय यक्ष्मा, तो राजय यक्ष्मा क्या है, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय क्षय रोग या टीबी बोला जाएगा। फुफ्फुसीय क्षय रोग या टीबी बोल सकते हैं। इस तरह से अनगिनत व्याधियां हैं जिनको हम संस्कृत में एग्ज़ाम में आप देखेंगे, और हिंदी में आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन होगा, इस तरह से नाम आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी अनगिनत व्याधियां हैं। हम एक क्लास लेंगे जिसमें आपको संस्कृत में जितनी व्याधियां हैं उसको हम हिंदी में बता देंगे, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अभी हमने 10 से अधिक बीमारियां बता दी। अगला देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कामला का प्रकार है। तो अगर इसमें से कामला का प्रकार देखें तो अभी बताया आपको, शाखाश्रित, कोष्ठाश्रित, और एक होता है उभयाश्रित। उभयाश्रित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों में हो जाता है, कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित भी होता है। तो इसलिए कामला के प्रकार कितने हैं, सभी। कामला कितने प्रकार हैं, सभी। मतलब कि ये तीनों प्रकार जो हैं कामला के हैं। कोष्ठाश्रित भी होता है, उभयाश्रित भी होता है। अभी देखिए ऊपर ऑप्शन में आपने क्या मारा, टिक क्या मारे थे कि कामला के कितने प्रकार होते हैं। तो कामला के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, इसलिए हमने 3 पे नहीं टिक किया है। लेकिन यहाँ पे उभयाश्रित जो कामला दिया है ये प्रकार है, लेकिन मुख्य प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे सभी सही होगा। अगला प्रश्न, अब यहाँ देखिए, किस कामला को वैद्यजनों ने असाध्य कहा है। असाध्य का मतलब जो साध्य नहीं है, जिसकी चिकित्सा नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं कुंभ कामला। क्या कहते हैं, कुंभ कामला। कुंभ कामला को ही हम अलग से अगर नाम बताएं तो इसे हम रक्त कामला भी कह सकते हैं, रक्त कामला भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे कुंभ कामला भी कहा जाता है। तो वैद्यजनों ने कहा है कि यह जो है असाध्य कामला के अंतर्गत आता है, जिसकी चिकित्सा नहीं हो सकती है। अगला, अब देखिए, कह रहा आचार्य चरक ने कामला की चिकित्सा में किस योगों का प्रचुर प्रयोग बताया है। तो जब भी देखिए चरक जो है कहते हैं कि कामला में घृत का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, घृत से बने योग ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन आधुनिक में अब देखिए आधुनिक में क्या है, ज़्यादातर लोग अगर एलोपैथिक चिकित्सा की बात करें, आधुनिक चिकित्सा की जब बात होती है तो आप समझिएगा एलोपैथ की बात की जा रही है। आधुनिक चिकित्सा में क्या है, चिकित्सक क्या कहते हैं कि तेल मतलब कि स्नेह जो पदार्थ हैं उन्हें हमें कामला में नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्राचीन आचार्यों ने क्या कहा है कि हमें घृतपान भी कराना चाहिए। घृतपान क्या होता है, उससे कामला के रोगी को राहत मिलती है। तो इस समय आधुनिकता में यह जो है नहीं लेने के लिए बताया जाता है, जबकि आयुर्वेद में साफ साफ उल्लेखित है
कि घृत पान भी कर सकते हैं। तो घृत से बने योगों को कामला की चिकित्सा में आचार्य चरक ने प्रयोग करने के लिए बताया है। ठीक है, तो घृत मतलब घी, पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कामला रोग में किस क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं? तो महाराशनादि क्वाथ, मंजिष्ठादि क्वाथ, फल त्रिकादि क्वाथ, एक और दिया है उसे देख लीजिए, दशमूल क्वाथ। ठीक है, तो इसमें हम प्रयोग में ले सकते हैं फल त्रिकादि क्वाथ। ठीक है, तो फल त्रिकादि क्वाथ जब भी आए तो आपको ये रोग याद आना चाहिए, कामला रोग। ठीक है, अगला प्रश्न अब कह रहा है विरेचन तथा रक्तमोक्षण के बाद वायु की शांति के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, विरेचन और रक्तमोक्षण ये दोनों क्या है? शरीर शोधन की एक प्रक्रिया है, उपक्रम है, एक उपचार है। तो शरीर शोधन जब रक्तमोक्षण से करें, विरेचन से करें, तो वायु की शांति मतलब वायु न बढ़े, वात न बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसलिए स्नेहपान कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? स्नेहपान का प्रयोग होना चाहिए। मतलब कि स्नेहपान मतलब घृतपान हो सकता है, तिल तेल पान हो सकता है, इस तरह के पान कराने चाहिए जिससे वायु की शांति हो जाए, वात न बढ़े। ठीक है, क्योंकि विरेचन और रक्तमोक्षण कराने पर शरीर जो है एक तरह से शुष्क हो जाता है, स्नेहता की कमी हो जाती है, इसलिए स्नेहपान कराया जाता है। अगला प्रश्न अब देखिए, कह रहा है किस आचार्य ने केवल गुदा में होने वाले अंकुरों को अर्श माना है? किस आचार्य ने गुदा में होने वाले अंकुरों को अर्श माना है? तो आचार्य चरक ने गुदा में होने वाले अर्श जो अंकुर हैं उन्हें ही अर्श माना है। अंकुर का मतलब जो गुदा में मांस के जो मर्म निकल के आते हैं उसे ही चरक ने क्या कहा है? अर्श कहा है। ठीक है, और अर्श का मतलब क्या होता है? आधुनिक रोग जो बवासीर है, आधुनिक रोग जो बवासीर है उसे ही आचार्य जो है पिछले समय में प्राचीन काल में अर्श कहते थे, इस समय उसे बवासीर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है आम अन्न को चरक ने और क्या संज्ञा दी है? तो आम अन्न को अनविष भी कहा गया है। आम अन्न को क्या कहा गया है? अनविष। तो आम अन्न कहिए या अनविष, अनविष जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। तो आम अन्न का मतलब जो आमाशय में जाके नहीं पच रहा है, जो अन्न आमाशय में जा कर के नहीं पच रहा है उसे हम आम अन्न या अनविष कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे किसने अलसक को अजीर्ण का उपद्रव माना है? अलसक को अजीर्ण का उपक्रम माना है, तो किसने माना है? अलसक को अजीर्ण का उपद्रव जो है गणनाथ सेन ने माना है। किसने माना है? गणनाथ सेन। ये चीज़ याद रखिएगा, इन आचार्य का नाम याद रखना है कि गणनाथ सेन ने अलसक को अजीर्ण का उपद्रव माना है। मतलब अजीर्ण का मतलब क्या है? जो भोजन है जा करके पच नहीं रहा है, अपच हो जा रहा है, तो उसके उपद्रव का कारण जो है अलसक माना गया। ठीक है, तो अजीर्ण का उपद्रव कौन है? अलसक। और किसने माना है? गणनाथ सेन ने। उपद्रव का मतलब जो अजीर्ण को बढ़ा दे, उस व्याधि की शक्ति को बढ़ा दे। सन्निपातिक अतिसार इनमें से किस गुटिका के प्रयोग से नष्ट हो सकता है? तो सन्निपातिक जो अतिसार है वह नष्ट होता है अभयादि गुटिका से। किससे? अभयादि गुटिका से। मतलब यह जो बटी है, गुटिका का मतलब गोली से होता है, तो यह बटी जो है सन्निपातिक अतिसार में काम करता है। अब सन्निपातिक कैसे कहते हैं? कई बार कह दिए हैं। सन्निपातिक का मतलब जो तीनों दोष से ग्रसित हो, जैसे वात, पित्त और कफ, मतलब कि तीनों दोष से अगर अतिसार उत्पन्न हो रहा है, ऐसा अतिसार जिसमें तीनों दोष हो, उसे हम सन्निपातिक अतिसार कहते हैं। तो सन्निपातिक अतिसार की सबसे अच्छी जो दवा है वो अभयादि गुटिका है, हम इसको दे सकते हैं। बाकी आप देखें तो अर्श कुठार रस, अर्श कुठार रस किस में देते हैं? अर्श रोग में देते हैं, मतलब कि बवासीर की बीमारी में इसको हम प्रयोग में ले सकते हैं। नित्योदी रस है और कृमि कुठार रस है, यह कृमि रोग में हम दे सकते हैं। ठीक है, अगला अब देखिए, कह रहा है बाह्य कृमि रोग में इनमें से क्या लाभप्रद है? तो कृमिनाशक धूप, रसादी लेप, विशाल धूप। अगर देखें तो सभी जो है कृमि जो रोग हैं, बाह्य कृमि रोग मतलब शरीर के बाहरी अंगों पे अगर कृमि प्रभावित कर रहे हैं तो उसमें हम सभी प्रयोग में ले सकते हैं। तो कृमिनाशक धूप जो है, रसादी लेप है और विशाल धूप, ये तीनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी वाला जो ऑप्शन होगा सही होगा।
अगला प्रश्न, अब देखिए, भोजन के प्रति रुचि या इच्छा का अभाव जिस रोग का लक्षण है उसे क्या कहते हैं? आराम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। रुचि है और इच्छा है, इसका अभाव है, मतलब कि मन ही नहीं कर रहा है खाना खाने का, तो रुचि नहीं है तो उसे हम अरुचि या अइच्छा कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है, बस ये है अरोचक। अरोचक मतलब जो रुचि उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो बीमारी कौन सी हो जाएगी? अरोचक कहेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है हेतु भेद से अरोचक के कितने प्रकार हैं? तो हेतु भेद से अरोचक के 5 प्रकार आचार्यों ने बताया है कि अरोचक कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। किस भेद से? हेतु भेद। हेतु का मतलब क्या है? कारण। हेतु किसे कह रहा है? कारण। जब भी हेतु दिखे आपको तो आप समझिएगा कि कारण के बारे में बता रहे। तो हेतु भेद का मतलब कि कारण के प्रकारों के अनुसार अरोचक कितने प्रकार के हैं? तो अरोचक है 5 प्रकार के। किन किन कारण, मतलब 5 कारणों से अरोचक होता है। ठीक है, अरोचक अभी बताया, खाना खाने का मन नहीं करना। अगला प्रश्न कह रहा है जिस रोग में वमन प्रमुख हो उसे क्या कहते हैं? मतलब कि उल्टी ज़्यादातर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? छर्दी। छर्दी का मतलब ही हुआ वमन। कई जगहों वमन को पलटी भी कहते हैं, उल्टी न कह करके पलटी भी कई जगह कहा जाता है। तो आपके दिमाग में क्या रहना? छर्दी ऐसी बीमारी है, ऐसी व्याधि है जिसमें वमन होता है। ठीक है, तो वमन को ही पर्याय रूप में हम छर्दी मान सकते हैं, लेकिन वमन ज़्यादातर अगर हो तो उसे हम, उस रोग को, उस व्याधि को हम छर्दी कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। अब यहाँ पे एक ऑप्शन में देखिए 2-3 चीज़ें और हैं, उसको समझ सकते हैं। अजीर्ण आपको समझना है कि जिसमें भोजन का पाचन न हो उसे हम अजीर्ण कह रहे हैं। छर्दी वमन बता दिए। सर्दी आपको पता ही है। कास किसको बोलते हैं? कास बोलते हैं खांसी को। किसको बोलते हैं? खांसी। कास। श्वास। श्वास किसे बोल रहे हैं? श्वास रोग को। किसे बोल रहे हैं? श्वास रोग को। उसी तरह हिक्का होता है। हिक्का किसे बोलते हैं? ये आधुनिक का जो हिकअप है, जिसे हम हिचकी कहते हैं, तो हिचकी बार बार अगर आती है तो वो भी व्याधि है। तो हिक्का मतलब हिचकी होता है। तो इस हिसाब से आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक दृष्टि से छर्दी के कितने वर्ग होते हैं? तो आधुनिक दृष्टि से छर्दी के 3 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग कहे गए हैं। छर्दी के कितने वर्ग कहे गए हैं? 3 वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न हम आपको बता दें कि यह जो टेस्ट सीरीज है यह व्याधि विज्ञान एवं उपचार की है। इसके बाद से हम टेस्ट सीरीज रचना क्रिया शरीर का देखेंगे। शरीर क्रिया और जो रचना शरीर और क्रिया विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसे देखा जाएगा। फार्मासिस्टों में वही सब्जेक्ट जो है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के नाम से जाना जाता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टॉपिक जो है फार्मासिस्टों को ज़्यादा पढ़ना होता है शरीर रचना और क्रिया विज्ञान में, जबकि रचना शरीर और क्रिया विज्ञान जो इनका है आयुर्वेद स्टाफ नर्सों का, उनको कम पढ़ना है। तो जो हम बुधनेन्द्रिय बता रहे थे, बुधनेन्द्रिय का जो शब्द बता रहे थे वह शरीर रचना क्रिया विज्ञान का है। उसमें टीका टिप्पणी हुई है कुछ छात्राओं के द्वारा। तो हम फिर जब उस सब्जेक्ट को हम समझाएंगे तो उसमें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कंफ्यूज नहीं रहना है। तो इसमें अगला प्रश्न जो है कह रहा है जिस रोग में रोगी सतत जल पीता रहे फिर भी तृप्ति का अनुभव न करे उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, जिसमें लगातार वह जल पी रहा है लेकिन तब भी उसे क्या हो रहा है? तृप्ति नहीं हो रही है। तो हमने क्या बताया कि पिपासा और तृष्णा यह दोनों जो है प्यास से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्यास से। और यह भी प्यास से संबंधित है। अब अंतर देख लीजिए क्या है। इसका आंसर होगा तृष्णा। इसका जवाब क्या होगा? तृष्णा। तो उत्तर क्या पता चला आपको? जिस रोग में रोगी सतत जल पीता रहे फिर भी तृप्ति का अनुभव न करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तृष्णा। मतलब ऐसी बीमारी जिसमें लगातार पानी भी पिए लेकिन प्यास खत्म नहीं होती है उसे तृष्णा कहते हैं। लेकिन चरक के अनुसार पिपासा किसे कहते हैं? ऐसी व्याधि जिसमें कंठ और गला सूख जाए उसे हम कहते हैं पिपासा। मतलब पीने की इच्छा है, गला सूख गया है तो पिपासा है। और तृष्णा मतलब जिसमें पानी हम पीते जा रहे हैं लेकिन प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही है उसे हम कहते हैं तृष्णा। ठीक है, और वमन का मतलब उल्टी होता ही है, आपको पता है। छर्दी भी पता है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है सुश्रुतानुसार तृष्णा के कितने भेद हैं? तो सुश्रुतानुसार तृष्णा के भेद हैं 7 प्रकार की तृष्णा सुश्रुत ने
बताई हैं, मतलब कि पानी पीते रहें लेकिन प्यास नहीं खत्म होती है, ऐसी व्याधि मतलब जिसको तृष्णा कहा गया उसके 7 प्रकार हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चरकानुसार तृष्णा के कितने भेद हैं। पहले तो पूछा गया है सुश्रुत के अनुसार कितने भेद हैं, अब पूछ रहा है चरक के अनुसार कितने भेद हैं। तो चरक उसी तृष्णा को 5 प्रकार के बताते हैं जिसको सुश्रुत ने 7 प्रकार का बताया है। अगला प्रश्न, अब देखिए हिक्का आ गया। हिक्का हमने क्या बताया कि हिचकी को कहते हैं। कह रहे हिक्का का वर्णन प्रायः आयुर्वेद साहित्य में किस रोग के साथ किया जाता है। तो हिक्का कभी भी किस रोग के साथ प्रयोग में लिया जाएगा, ज़्यादातर श्वास रोग में। किसमें? श्वास रोग के साथ प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि यह वायु कोष्ठ रुकने के वजह से उत्पन्न होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हिचकी आती क्यों है, जब हम खाते समय कभी बात करने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारी वायु नली जो है खुली रह जाती है भोजन नली के साथ, तो उसके वजह से भी हिचकी कभी कभी आने लगती हैं वायु के प्रवाह के कारण, रुकने के कारण। तो कह रहा है हिक्का का वर्णन प्राय आयुर्वेद साहित्य में किस रोग के साथ किया जाता है तो वह है श्वास रोग के साथ किया जाता है, जो सांस की बीमारी है उसके साथ इसको प्रयोग में लेते हैं। अगला कह रहा है हिक्का के पूर्व रूप में सम्मिलित है। हिक्का का पूर्व रूप में मतलब सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है हिक्का के पूर्व रूप में? तो हिक्का के पूर्व रूप में दोनों सम्मिलित है, मतलब उरु में भारीपन और मुख में कषायता। उरु का मतलब जो है किससे बोला गया है, हृदय का भारीपन और मुख में कषायता, यह दोनों जो है हिक्का के पूर्व रूप में आते हैं। जब यह शब्द आए पूर्व रूप, तो पूर्व रूप का मतलब व्याधि का ऐसा लक्षण जो व्याधि से पहले उत्पन्न हो, व्याधि से पहले उत्पन्न हो, व्याधि से पहले उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व रूप। अगला प्रश्न कह रहा है सुश्रुत ने शूल को किसका उपद्रव माना है। सुश्रुत ने शूल को किसका उपद्रव माना है? तो गुल्म का उपद्रव जो है सुश्रुत ने शूल को माना है। तो शूल क्या है? शूल का मतलब होता है दर्द या पीड़ा। अब दर्द और पीड़ा तो हम सामान्यतः कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो शूल का मतलब कांटा होता है या सुई होता है। तो मतलब आप दिमाग में क्या रखिएगा कि ऐसी पीड़ा जो कांटे चुभने जैसी पीड़ा वेदना उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, शूल। तो कह रहे हैं सुश्रुत ने शूल को किसका उपद्रव माना है। उपद्रव का मतलब जब दर्द बढ़ जाए या दर्द को बढ़ा दे जो चीज़, उसे हम कहते हैं गुल्म। गुल्म गुफार है वायु का एक, जो उर और हृदय के बीच में उत्पन्न होता है। वायु का एक वृत्ताकार संरचना है जो जाकर के पेट में और हृदय के अंतर्गत पीड़ा उत्पन्न करती है, उसे ही हम सुश्रुत ने शूल का उपद्रव माना है। ठीक है। अगला, दोषानुसार शूल के कितने प्रकार हैं। तो दोषानुसार शूल की संख्या कितनी बताई गई है? दोषानुसार शूल की संख्या 8 बताई गई है। दोष के अनुसार शूलों की संख्या 8 प्रकार की होती है। याद रखना है आपको इसी तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है व्यवहार में केवल शूल शब्द से सामान्यतः किस शूल को समझें। देखिए, अगर बस शूल कहा जाए तो हमें कौन सा शूल समझना चाहिए? तो जब शूल कहे तो उसे हम उदर शूल कहते हैं। उदर शूल, ये जवाब होगा। उदर शूल का मतलब क्या है? पेट से संबंधित है, पेट दर्द हम कह सकते हैं। पृष्ठ शूल का मतलब क्या है? पीठ का दर्द कह सकते हैं। बस्ती शूल का मतलब क्या है? कई बार बताया गया। बस्ती का मतलब क्या होता है? मूत्र मार्ग। बस्ती का मतलब क्या है? मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग का दर्द या वेदना, उसे हम कहते हैं बस्ती शूल। पार्श्व शूल कह रहा है तो पार्श्व का मतलब सीने का दर्द। किसका? सीने का दर्द। ठीक है। और अगर हृदय शूल बोला जाए, हृदय शूल तो मतलब क्या है? हृदय का दर्द, हृदय की वेदना या दर्द। ठीक है, इस तरह का होता है। ठीक। अगला प्रश्न, अब देखिए, कह रहा है वातिक शूल के कितने स्थान बताए गए हैं। वातिक शूल के कितने स्थान बताए गए हैं? तो वातिक शूल के स्थान है 5। मतलब ऐसे शूल
जो वात से उत्पन्न होते हैं, जो त्रिदोष हैं वात पित्त कफ, तो उसमें वात से जो शूल उत्पन्न होते हैं वो 5 प्रकार के आचार्यों ने बताए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, श्लेष्मिक शूल का स्थान क्या है? जब भी श्लेष्मा के बारे में पूछा जाए और शूल उसके साथ जुड़ा हो तो आप समझिएगा कि आमाशय जो है श्लेष्मिक शूल का स्थान बताया गया है आचार्यों के द्वारा। अगला प्रश्न, अब कह रहा है कौन सा गुल्म केवल स्त्रियों में होने वाला बताया गया है? अब कौन सा गुल्म जो है स्त्रियों में ज़्यादातर होता है? तो रक्तज गुल्म। कौन सा? रक्तज गुल्म। रक्तज गुल्म जो है स्त्रियों में ज़्यादातर होता है, पुरुषों में नहीं होता है। वातज गुल्म, पैतिज गुल्म भी होते हैं, लेकिन रक्तज गुल्म ज़्यादातर स्त्रियों में ही बताया गया है। ठीक है, अगला, अब देखिए यहाँ पे विसूची के तीव्र वमन, अतिसार तथा इससे उत्पन्न होने वाले मूत्रघात आदि उपद्रव किससे मिलते हैं? विसूची के तीव्र वमन, विसूची के तीव्र वमन, अतिसार तथा इससे उत्पन्न होने वाले मूत्रघात आदि उपद्रव किससे मिलते हैं? तो किससे मिलते हैं? कालरा से। किससे मिलते हैं? कालरा से। तो विसूची के तीव्र मतलब कि विसूची भी है, उसमें तेज उल्टी हो रही है, विसूची की भांति ही तेज उल्टी हो रही है। अतिसार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मूत्रघात आदि उपद्रव किसका, मतलब विसूची की तरह तीव्र वमन भी कराएगा, अतिसार से जो मूत्रघात उत्पन्न होता है उसके जैसे उपद्रव उत्पन्न होते हैं किस में? तो कलरा में। किस में? कालरा में। ठीक है, अगला, कलरा को ही विसूची कह सकते हैं। जिस रोग में कफ और वायु से दुष्ट अन्न ऊपर या नीचे किसी भी मार्ग से नहीं निकलता है उसे कौन सी व्याधि कहते हैं? अब देखिए, जिस रोग में कफ और वायु से दुष्ट अन्न हो जाता है और ऊपर से भी नहीं निकलता है, नीचे से भी नहीं निकलता है, तो उसे हम कहते हैं विलंबिक। क्या कहते हैं? विलंबिक। विलंबिक रोग में कफ और वायु से भोजन दूषित हो जाता है। जब वह दूषित हो गया तो न तो ऊपर से, न तो वमन के माध्यम से निकलेगा और न ही मल के माध्यम से निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? विलंबिक। ठीक है, अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कुछ लोग डैश को ही विलंबिका का नाम मात्र मानते हैं। नाम मात्र मानते हैं, नाम मात्र। ठीक है, नाम मात्र। कह रहा है कुछ लोग डैश को ही विलंबिका का नाम मात्र मान लेते हैं। किसको? तो वह जो है विलंबिका का नाम मात्र मान लेते हैं। किसको? दंडालाशक को। किसको? दंडालाशक को जो है विलंबिका का नाम मात्र मान लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दंडालाशक। ठीक, तो कुछ लोग दंडालाशक को ही विलंबिका का नाम मात्र मान लेते हैं। दंडालाशक को ही कुछ लोग क्या कह देते हैं? विलंबिका कह देते हैं। ठीक, अब कह रहा है विलंबिका की चिकित्सा हेतु इनमें से प्रयोग में लिया जा सकता है। तो विलंबिका की चिकित्सा हेतु आदित्य रस, संजीवनी गुटिका, धनंजय बटी, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यह वाला ऑप्शन जो है प्रयोग में लिया जाएगा। विलंबिका, अब कोई पूछेगा कि सर विलंबिका कौन सी बीमारी है, तो अभी आपको बता दिया गया। जब वायु और कफ से अन्न दूषित हो जाता है और ऊपर के मार्ग से भी न निकले और नीचे की मार्ग से भी न निकले, तो उसे हम विलंबिका कहते हैं। कई लोग उसे दंडलाशक भी बोलते हैं। तो दंडलाशक इसलिए क्योंकि वह शरीर में जाकर के चिपका हुआ बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे दोष। अब देखिए, कह रहा है ग्रहणी की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? तो ग्रहणी की जो चिकित्सा है उसे अजीर्णवत करनी चाहिए। अजीर्णवत, ग्रहणी क्या है? ग्रहणी हमारे शरीर में एक पार्ट विशेष का नाम है जहाँ पे भोजन का ग्रहण होता है, जाके इकट्ठा होता है भोजन, तो उस स्थान को हम ग्रहणी कहते हैं। और ग्रहणी वाले स्थान में जो रोग उत्पन्न होता है उसे ही हम ग्रहणी रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा किस तरह करनी चाहिए? अजीर्णवत करनी चाहिए। अजीर्ण रोग की चिकित्सा जिस तरह से होती है उसी तरह से ग्रहणी की भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी चिकित्सा ग्रहणी रोग में सर्व प्रकार से हितकारी है? ग्रहणी रोग में कौन सी चिकित्सा सर्व प्रकार से, मतलब सभी प्रकार से हितकारी है? तो वह है दीपन। दीपन मतलब जो भोजन
करने की इच्छा बढ़ा दे या भोजन को पचाने की भूख को बढ़ा दे, उसे हम कहते हैं दीपन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जानेंगे कि वह जो है दीपन है। क्या है? दीपन। ठीक है, अगला प्रश्न। अब कह रहा है वातज गुल्म के हेतुओं में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है वातज गुल्म के हेतुओं में सम्मिलित है। तो वातज गुल्म के हेतु का मतलब क्या है? हेतु का मतलब होता है कि कारण। तो जो वातज गुल्म है उसका कारण जो है सभी होते हैं, जैसे शोक है, अभिघात है, अतिमल क्षय है, तो सभी हो जाएगा। तो वातज गुल्म मतलब कि वात से जनित जो गुल्म है उसका मुख्य कारण, हेतुओं का मतलब क्या है? कारण। तो अगर देखें शोक मतलब ज़्यादा दुख करना, अभिघात इंटरनली अगर चोट लगा है, या अतिमल ज़्यादा मल का क्षय हो रहा है शरीर से, तो यह सभी हेतु सम्मिलित हैं। तो सभी पे आप सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है रक्तज गुल्म की चिकित्सा कितने मास बाद करनी चाहिए? तो रक्तज गुल्म की जो चिकित्सा है 10 मास के बाद करनी चाहिए। ठीक है, आचार्यों के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है जब बाहर के अंगों में गुल्म होता है तो उसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आसान प्रश्न है, क्योंकि आपको ज़्यादातर इसमें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के अंगों में गुल्म होने के लिए कह रहा है तो वह होता है बाह्य गुल्म। ठीक है, कोष्ठक अगर गुल्म बोलेंगे तो कोष्ठों में जो होता है, और आभ्यंतरिक जो इंटरनली होता है, तो बाह्य गुल्म होगा इसका जवाब। अगला प्रश्न अब कह रहा है यदि दक्षिण पार्श्व में यकृत बढ़ जाए। दक्षिण पार्श्व का मतलब कि दक्षिण दिशा में सामने की ओर अगर यकृत बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं यकृदालयुदर। यकृत बढ़ जाए तो उसे क्या समझना चाहिए? यकृदालयुदर। तो यकृदालयुदर का मतलब कि दक्षिण पार्श्व में दाहिने ओर सामने की ओर यकृत बढ़ता है तो उसे हम यकृदालयुदर कहते हैं। अगला कह रहा है रक्त पित्त का रक्त कैसा होता है? तो रक्त पित्त का रक्त कैसा होता है? दूषित होता है, क्योंकि पित्त के मिलने से रक्त दूषित हो गया तो उससे दद्रु वगैरह जो बीमारियां होती हैं। अब दद्रु आप पूछेंगे किसे कहते हैं? तो दद्रु हम कहते हैं दाद को। ठीक है, रक्त पित्त के पूर्व रूप में सम्मिलित है। रक्त पित्त का जो पहला लक्षण मतलब कि पहले का लक्षण है, पहले का लक्षण मतलब बीमारी होने से पहले का जो लक्षण है वह सभी है। वमन है, लोहगंधिष्ठ है, अंगसाद है। वमन का मतलब उल्टी, लोहगंधिष्ठ का मतलब कि लोहे जैसी दुर्गंध महसूस होती है, और अंगसाद होता है, अंगों में टूटन होती है, जकड़न होती है, दर्द होता है। तो इसलिए सभी लक्षण इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न देखिए, कह रहा है स्वर भेद के लिए उपयोगी योग है। स्वर भेद किसे कहते हैं? आवाज़ भारी हो गई, गला बैठ गया, इसके लिए सबसे अच्छी जो दवा है वह क्या है? कौन सी दवा है? किन्नर कंठरस। देखिए यहाँ पे महास्वरादि लौह मनः शिलादि घृत, और फिर कह रहा है किन्नर कंठरस। एक ऑप्शन और है, कह रहा है सभी। तो इसमें सबसे कारगर जो उपयोगी दवा है वह क्या है? किन्नर कंठ रस। ठीक है, अगला अब इसमें देखिए कह रहा है क्वेश्चन विशेष लक्षण के आधार पर हृदय रोग कितने प्रकार के होते हैं? विशेष लक्षणों के आधार पर जो हृदय रोग होते हैं, हृदय के रोग होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वह होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अगला प्रश्न जो नंबर बताया जा रहा है वो याद रखना है आपको। नैदानिक दृष्टि से आक्षेपक के प्रकार में इनमें से सम्मिलित नहीं है। आक्षेपक के प्रकार में इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वह है अपतानक। ठीक है, आप सभी को बता दें जो भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं या क्लासेस ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल सर्च बार में जाइए, वहाँ पे आयुर्भास्कर लिखिए, हमारा होम पेज दिखेगा, वहाँ से आप क्लासेस डायरेक्टली जो है ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से क्लासेस जो है फार्मासिस्ट की 3592 की क्लास है, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। अगर दिक्कत आती है
तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लासेस परचेज कर सकते हो। ऐसी ही बेहतरीन क्लास आपको मिलेगी। सारे डिटेल क्लास आपको देने के बाद से आपको टेस्ट सीरीज कराई जाती है ताकि सारी विषय बिंदु जो है आपको रट जाए और भर्ती परीक्षा में आपके जो अंकन हैं वो सबसे ऊपर हो, सबसे ज़्यादा मार्क आप अर्जित करें और आपकी नियुक्ति हो। इस तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मूर्छा की तुलना इनमें से किससे कर सकते हैं? मूर्छा मतलब जिसमें बेहोशी कहते हैं, तो मूर्छा को हम फेंटिंग, कोमा या दोनों कह सकते हैं। तो फेंटिंग और कोमा दोनों ऐसे शब्द हैं जो एक तरह की मूर्छा से को दिखा रहे हैं, ठीक है। फेंटिंग चक्कर आना या मूर्छित हो जाना, कोमा अगर देखें तो वो अर्ध चेतना के अंतर्गत ही विकसित होता है। तो दोनों जो है, दोनों से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे चरक ने कितने प्रकार की निद्राओं का वर्णन किया है? अब देखिए, चरक की निद्रा के प्रकार पूछ रहा है कि चरक ने निद्रा के कितने प्रकार बताए हैं। तो चरक ने जो निद्रा का प्रकार बताया है वह 4 प्रकार बताए हैं। चरक के अनुसार जो निद्रा के प्रकार हैं 7 प्रकार बताए हैं, 7 प्रकार बताए गए हैं चरक के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न, बिना किसी प्रकार का श्रम किए जो थकान की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? तो हम मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और थकान हो रहा है तो उस व्याधि को हम कहते हैं क्लम, ठीक है, क्लम। तो क्लम कहने का मतलब क्या है? यह एक ऐसी व्याधि है जिसमें हमने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर थकावट महसूस होती है, तो उसे हम कहते हैं क्लम, ठीक है। अगला प्रश्न लास्ट है, अंतिम प्रश्न है, समझने लायक प्रश्न है। कह रहा है ग्लानि की तुलना हम आधुनिक में किस शब्द से कर सकते हैं? तो ग्लानि की तुलना जो है हम कर सकते हैं हाइपोकांड्रिएसिस। किससे कर सकते हैं? हाइपोकांड्रिएसिस, ठीक है। तो व्याधि विज्ञान एवं उपचार की जो टेस्ट सीरीज, अंतिम टेस्ट सीरीज है, उसमें शब्दों का किस तरह से सम्मिश्रण हुआ है, संस्कृत में किस तरह से आपको समझना है हिंदी में, उसको बहुत ही इजी वे में हमने समझाने का प्रयास किया है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो ऐप पे चैट सेक्शन बना हुआ है, वहाँ से आप आसानी से अपने डाउट्स जो है हमें भेज सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि अगर यह क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अन्य क्लासेज आप चाहते हो तो देरी मत कीजिए, यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हो। तो हमारे पास आइए, तैयारी करने का सुनहरा मौका आपको दिया जा रहा है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप ऐप पे क्लासेस देख रहे हो तो भी आप अपने जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी हमारे तक ज्वाइन करवाइए, क्योंकि अभी आपकी आगामी जो परीक्षा है 22 मार्च को है, तो समय अभी भी है और तैयारी अच्छी हो सकती है। और आप उन्हें बता सकते हैं कि क्लासेस जो हैं 1000 के रेट में कर दी गई हैं आपकी, जिससे उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन उनकी वैलिडिटी जो है कम रहेगी, मेंस परीक्षा तक ही उनकी वैलिडिटी रहेगी। और जो 2000 में जिन्होंने कोर्स लिया उनकी वैलिडिटी अत्यधिक समय के लिए, ये भी आप उन्हें बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।